हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम एक कक्षा 10वीं की जो निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल है उसकी आज से हम एक शुरुआत कर रहे हैं और ये है सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये पहला वीडियो है और आज से आपको रेगुलर वीडियो के माध्यम से निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से और बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही रेगुलरली आप हमारे वीडियो से आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल कक्षा 10वीं विषय गणित के लिए जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है, इसका हम आज सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब चैप्टर नंबर 1 सभी को मालूम होगा कि इस मॉड्यूल में ये मॉड्यूल अभी तक हमारे सभी विद्यार्थियों के पास उपलब्ध है। तो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याओं। तो स्टूडेंट वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन तो हम कर लेते हैं, लेकिन आइए आज की इस जो वीडियो में हमको करना है वो है हम इसके अभ्यास प्रश्नावली में जो सही विकल्प हैं हमको हमारे पास वो सही विकल्प का सॉल्यूशन, यानी हम इसको समझाएंगे कि इसका उत्तर कैसे 4 आ रहा है ना, इसका क्या उत्तर होगा, हम उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ। अब एचसीएफ को हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हमने यहाँ पर 96 का गुणनखंड निकाल लिया है और 404 दोनों की जिसका हमको एचसीएफ निकालना है उन सभी के हम एक गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और 96 के हमने गुणनखंड लिख लिए हैं और 404 के भी हमने यहाँ गुणनखंड लिख लिए हैं। अब स्टूडेंट एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कि जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसमें जो भी कॉमन गुणनखंड होंगे वो एचसीएफ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला एक जोड़ा बन गया 2 का, तो हमने 1 2 लिख लिए हैं। फिर दूसरा एक और ये भी कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है, तो ये दूसरा 2 लिख लिए हैं। इसके बाद कोई भी संख्या इन दोनों में कॉमन हमको नहीं दिख रही है, तो हमने दोनों को गुणे के रूप में लिख लिया। अब 2 दूनी करें तो 4, तो इसका मतलब है कि पहले का जो एचसीएफ आएगा 96 और 404 का वो आएगा 4, है ना, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी सही लगाया है 4। ठीक है। इसी तरीके से 12 और 15 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 12 का हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिए और 15 के गुणनखंड कर लिए। अब इन दोनों में कॉमन हमको संख्या ढूंढना है स्टूडेंट। गुणनखंड जब हम कर लें तो उसमें कॉमन संख्या, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ऐसा आपने निशान लगा लेते हैं कि भैया हम ये 3 का एक कॉमन 3 हमने लिख लिया। अब इसके बाद कोई भी संख्या, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, अगला 2 यहाँ है तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं, मतलब कोई भी संख्या हमको कॉमन नहीं मिल रही है। तो केवल हमको क्या मिली? कॉमन 3। इसीलिए 12 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है ए है, दूसरे का प्रश्न क्रमांक दूसरे का ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। ठीक है। चलिए इसी तरीके से तीसरा प्रश्न हमको दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 32, उनका एलसीएम बराबर 8, यानी उनका एलसीएम 8 है तो उसका एचसीएफ होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके की जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है ना। तो चलिए हम फॉर्मूला बताते हैं आपको कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के लिए एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए तो यहाँ पर हमको क्या दिया है तीसरे वाले प्रश्न में, चलिए देख लेते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है तो 32 दिया है तो इसकी जगह में हमने 32 लिख लिया, और एलसीएम 8 दिया है तो एलसीएम की जगह हम 8 दिया, और एचसीएफ को हमको निकालना तो उसको हमने जैसा का वैसे ही लिख लिया। अब ये गुणे में है 8 स्टूडेंट, तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो 32 के बटे में 8 चला गया, 8 एक कम 8, 8 चौ 32, यानी यहाँ पर क्या आ गया? एचसीएफ 4 आ गया। तो आपको मिल जाएगा आंसर एचसीएफ बराबर 4। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए नंबर का एचसीएफ 4। ठीक है। इसी तरीके से 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। तो स्टूडेंट 4 और 7 में देखो कि एक संख्या जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। जब भी कोई भी महत्तम समापवर्तक निकालते समय कोई अभाज्य संख्या आ जाए, है ना, अभाज्य संख्या मतलब आप समझते हैं ना, 2 3 5 7, है ना, 11, यानी जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता। जब भी अभाज्य संख्या मिल जाए तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ये आप याद रखें, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन भी बता देते हैं आपको कैसे बनाया। अब चौथे में हमने 4 और 7 था तो 4 का हमने यहाँ गुणनखंड निकाले, 2 गुणित 2 गुणित 1, है ना, और 7 का निकाल ली, 7 गुणित 1 7 एक कम 7 हो जाएगा, है ना। अब चूंकि देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है और गुणा 1 सबके साथ होता है, इसलिए हमने गुणित 1 यहाँ पर लिखे हैं। तो लेकिन तो सिर्फ यहाँ पर हमको कॉमन क्या मिला? 1, है ना, कॉमन तो एक ही है सबके साथ गुणे में, यानी एक जो गुणनखंड होता है वो सबके साथ कॉमन होता है। तो हमने अभी जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो 1 तो सबके साथ है, इसलिए उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं? 1। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ आया 4 और 7 का वो कितना आया स्टूडेंट?
1 आया, है ना। इसलिए तो हमने कहा कि जब भी अभाज्य संख्या रहेगी तो अभाज्य संख्या में उस संख्या के अलावा एक ही गुणनखंड और मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 1। तो इसलिए आप बेहिचक आप उसकी जगह में क्या लिखेंगे कि भाई इसमें जो हमको HCF मिलने वाला है वो 1 मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1। पांचवा, 5, 15, 20 के LCM और HCF का अनुपात, यानी LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, फिर इन दोनों का हम अनुपात बताएंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 5 का गुणनखंड निकाल लिए, 15 का गुणनखंड निकाल लिए, 20 के निकाल लिए, और यहाँ हमने लिख लिए हैं HCF। जैसे HCF अब 3 संख्या का निकालना है तो तीनों में जो कॉमन आएगा, यानी 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, यानी ये तीनों कॉमन है तो 1 5 लिख लिए। और बाकी अब कोई भी ऐसा कोई कॉमन नहीं हो, गुणित 1 तो लिखेंगे तो बात एक ही होगा, इसलिए हमने गुणित 1 नहीं लिखा है ना। तो 5 गुणित 1 मतलब बराबर क्या आ गया, 5, ठीक है। यानी HCF कितना निकल गया, 5। LCM क्या होता है स्टूडेंट कि LCM आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर 5 की घात कितना है, 1, है ना। यहाँ 3 की घात कितना है, 1, यहाँ भी 5 की घात कितना है, 1, यहाँ 2 गुणित 2 है, मतलब ये 2 की घात 2 के बराबर हो जाएगा इन दोनों को मिला के लिखे तो, है ना। और 5 की घात क्या है, 1। अब हम क्या करते हैं कि सबकी जो अधिकतम घात होती है वो लिखना है ना। तो यहाँ 5 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 1, तो ये 5 की घात 1 हो गया। 3 की घात 1 और कहीं नहीं है तो 3 की घात 1 हो गया। 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 2 है तो 2 बार लिख लिया ना। तो इस तरीके से हम इनको LCM में लिख लेते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो LCM कितना आ गया स्टूडेंट, 60 आ गया। अब हमको उसका अनुपात निकालना था, तो LCM और HCF बोला तो पहले LCM बोला है तो पहले LCM का 60 लिख लिए, फिर HCF बोला तो HCF का हमने कितना है, HCF 5 आया तो 5 लिख लिए। अब इसको काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 12 और नीचे क्या आ गया, 1। तो 12 और बटे का मतलब अनुपात होता है ना। तो हम बोल देंगे कि इसका आंसर क्या जाएगा, 12:1, ये निकाला है हमने, ठीक है। तो 12:1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 6वां नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जो करनी में है और करनी से यदि वो बाहर नहीं निकल रही है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यानी करनी 2 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, करनी 3 भी अपरिमेय संख्या है, करनी 5 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी संख्याएं जो हैं वो सभी की सभी कैसी है, अपरिमेय है। अब LCM 12, 15 और 21 का LCM निकालना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 12 का हमने गुणनखंड निकाल लिए, 15 के निकाल लिए और 21 के निकाल लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो 12, 15 और 21 के LCM निकाल लिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 12 का 2 गुणित 2 गुणित 3, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1, सबको घात के रूप में लिख लो। यहाँ 3 गुणित 5 है ना, तो 5 की घात 1, 3 की घात 1 हो गई। तो यहाँ भी 7 की घात 1, 3 की घात 1 हो गया। अब यहाँ पर हमको किसी भी संख्या की जो भी संख्या इसमें दिख रही है उसकी सबसे अधिकतम घात लिखना है। तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 की सबसे अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 की घात 2। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 की घात 2 लिख लेते हैं। फिर क्या दिख रहा है हमको सबसे अधिकतम, 3 में देखें, 3 में सबसे अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3 की घात 1। तो यहाँ हम 3 की घात 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 5 में 5 तो कहीं नहीं, एक जगह बस दिख रहा है और वो भी 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 के लिए। 7 भी एक जगह दिख रहा है तो 7 की घात 1। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंछे 60, 60 का गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो LCM होगा 12, 15 और 21 का वो होगा 420। चलिए देखते हैं आप कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका HCF 3 है तो उनका LCM होगा। मतलब ये वही वैसे ही क्वेश्चन हो गया फॉर्मूला वाला। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि LCM और HCF का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमको जो जो दिया है वो हम लिखते जाते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया, 135, तो इसकी जगह में हमने 135 लिख लिया। फिर दिया है HCF हमको 3 दिया है तो HCF की जगह में हमने 3 लिख लिया, और LCM निकालना तो LCM को जैसे का वैसे लिखा रहने दिया। अब 3 जो है ये देखो गुणे में है, हमको LCM निकालना तो LCM को LCM ही लिख लिया और 3 का पक्षांतर कर दिए। तो जैसे हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो 135 के बटे में चला जाएगा क्योंकि ये गुणे में है ना। तो बटे में गया, अब बटे में है, अब यदि काट रहा है तो काट दीजिए। तो 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 एक कम 3, 3 चौ हो गया 12 और बचा यहाँ पर 1 और 5 हो गया 15, तो 3 5 है 15, तो कितना आ गया 45/1 मतलब 45। तो यानी LCM कितना आ गया स्टूडेंट, 45। अब देखो यहाँ पर कहाँ है 45, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 45, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं सॉरी। अब 9वां प्रश्न हमारे पास है कि 17, 23
और 28 का HCF होगा। क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हैं कि 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, है ना। 17 और 23 यानी ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो सीधी सी बात है कि इन दोनों में एक ही गुणनखंड कॉमन मिलेगा जो 1 है। अब इसमें बहुत सारे गुणनखंड आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसलिए मिलने वाला कॉमन गुणनखंड क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1। चाहे तो आप देख सकते हैं हमने इसका भी सॉल्यूशन कर लिया थे। ये 17, 23, 28 के हमने जो गुणनखंड निकाले और फिर हमने देखे कि तीनों में कॉमन कौन सी संख्या बस दिख रही है हमको, 1 बस दिख रही है। इसलिए इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है, 10वां, 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है। HCF क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैंने भी आपको बताया स्टूडेंट कि जब भी अभाज्य संख्या रहे और यदि आपको HCF निकालना है तो आप बिल्कुल बेहिचक बिना किसी सॉल्यूशन के 1 लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 11, है ना, ऑब्जेक्टिव का। 8, 9, 25 का LCM होगा। तो चलिए स्टूडेंट 8, 9, 25 का LCM निकालने के लिए हमने सबसे पहले इनके गुणनखंड निकाल लिए। 8 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड और 25 का गुणनखंड ये निकाल लिया। अब ये 2 गुणित 2 गुणित 2 है तो इसको 2 की घात 3 लिख लिया मैंने। 3 गुणित 3 है तो इसको 3 की घात 2 लिख लिया। 5 गुणित 5 है तो इसको 5 की घात 2 लिख लिए, है ना। अब इसके जो गुणनखंड निकले हमने उसको घात के रूप में लिख लिया। अब 2 से शुरुआत करते हैं। 2 की घात 3 एक ही जगह दिख रही है, 2 की घात 3 है तो ये 2 की घात 3, और 2 की घात 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। तो मैंने उसकी जगह में क्या लिख लिया हूँ, 8, है ना। 2 की घात 3 8 के बराबर होता है। कैसे, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसलिए 8 हो गया 2 की घात 3। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणित 3 मतलब क्या हो गया, 3 तिया 9, तो ये 9 लिखा है हमने। और 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 25, है ना। 5 25, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि ये 25 हो गया। अब ये हो गया 8 नाम 72, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 25 अट्ठे क्या हो गया, 200, और 200 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या जाएगा, 1800, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, LCM 1800। चलिए देखते हैं 11वें नंबर का 1800 कहाँ है, ये। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, 1800। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 5 ऋण करनी 2 कौन सी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जब भी कोई करने वाली संख्या रहे और उसके साथ किसी संख्या को, चाहे वो कोई भी संख्या हो, है ना, करने वाली हो या बिना करने वाली हो, यदि कोई भी संख्या का यदि हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, जोड़ गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय ही रहती है। यानी करने वाली संख्या यदि आपको दिख रही है और वो भी करने वाली ऐसी संख्या जो बाहर नहीं निकल रही है ना, यानी अभाज्य संख्या है, तो आप बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि वो संख्या कैसी रहने वाली है, अपरिमेय। ठीक, तो बिल्कुल आप करने वाली संख्या है और अंदर से वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं अपन, तो वो कौन सी संख्या रहती है, अपरिमेय। तो आप लिख दीजिए अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। अब इसी तरीके से 15 और 20 का LCM हमको निकालना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13 का भी हम निकाल लेते हैं। 15 का गुणनखंड हमने निकाल लिया, 20 का भी गुणनखंड निकाल लिए। LCM के लिए जैसे हमने अभी बताया स्टूडेंट कि ये हो गया 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। अब इसमें यदि हम देखें तो 2 गुणित 2 2 बार है, तो जो होगा 2 की घात 2 गुणित क्या हो जाएगा, 5 की घात 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसमें संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की घात 2 है और 2 कहीं और नहीं दिख रहा, तो 2 की घात 2 लिख लिया गुणित। अब 3 की घात यहाँ 1 है और कहीं तो है ही नहीं, तो इसको 3 की घात 1 लिख लिया। 5 की घात 1 यहाँ भी है, 5 की घात 1 यहाँ भी, दोनों सेम है तो कोई भी एक लिख लो, तो 5 की घात 1 हो गया। अब इसका गुणा करो, 2 दूनी क्या हो गया, ये 4, है ना, और 4 गुणित 3 की घात 1 का मतलब 3 और 5 की घात 1 का मतलब 5। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60। तो देख लीजिए 60 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 13 हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम रिक्त स्थान की भी पूर्ति कर लेते हैं। संख्याओं 8, 9, 25 का HCF का मान, है ना। तो स्टूडेंट 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, है ना। 9 के क्या हो जाएंगे, 3 गुणित 3 गुणित 1। तो 25 के क्या हो गए, 5 गुणित 5 गुणित 1, है ना। गुणित 1 सबके साथ होता है, जरूरत पड़े तो लिख लिया करें इसको। अब देखिए स्टूडेंट कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही, केवल क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 1, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF का मतलब हमको उनके गुणनखंड कर लेना है और उसके बाद कॉमन संख्या देखना जो जिनका हम HCF निकाल रहे हैं उन सभी में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है ना। चलिए करनी 2 एक कैसी संख्या, अभी बताया स्टूडेंट हमने कि करने वाली संख्या कैसी रहती है, अपरिमेय, तो इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा अपरिमेय।
135 और 225 का HCF। तो स्टूडेंट अब इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए इन दोनों के आप क्या करिए, गुणनखंड करिए, और गुणनखंड करने पर जो कॉमन गुणनखंड आएंगे उनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको HW मान लीजिए हमारे वीडियो का, और आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपने किस तरीके से किया है। यदि कोई डाउट आ रहा है तो फिर वो भी बताइए, ठीक है। चलिए, 3 करनी 2 कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। करनी 2 लगा है ना, करनी वाली संख्या है ना, कोई दिक्कत नहीं, सामने कुछ भी लिखा हो, करने वाली संख्या है मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। इसको तो सत्य लिख लीजिए, ये आपको मिल भी जाएगा बुक में कई जगह, है ना। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसको याद रखें, आपकी बात सही है, सत्य जाएगा, इसलिए इन्हें सत्य लिखेंगे आप लोग, है ना। चलिए अब यहाँ पर है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो भाई वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, तो अपरिमेय के लिए बोला तो सही बात है, तो इसलिए इसको भी क्या लिख लेंगे हम, सत्य लिख लेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है, अपरिमेय भी होती है लेकिन परिमेय भी तो होती है ना। तो इसका मतलब है कि केवल एक अपरिमेय हो, ये बात जो बोलना जो चाह रहे हैं वो तो गलत है, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इसलिए इस कंडीशन में जो इन्होंने बोला है ये बात गलत साबित हो जाएगी, है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 15 और 21 का एलसीएम, तो आप इसके गुणनखंड करेंगे और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वह एलसीएम 105 ही आएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा। 1/2 एक परिमेय संख्या है, और जैसे स्टूडेंट मैंने बताया था कि करने वाली संख्या तो अपरिमेय होती है, इसका मतलब है कि ये बात तो गलत हो गई, इसलिए ये क्या कहलाएगा, असत्य कहलाएगा। चलिए अब 6वां नंबर का देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, फॉर्मूले में हमने बताया थे ना कि HCF और LCM का गुणनफल हमेशा 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब उसने उसी को क्या करा है, वर्ड में लिख के बताया है, तो ये तो सही बात है। अब इसी तरीके से 26 और 91 का HCF 13 होगा। देखिए हमने यहाँ भी निकाले, 26 के गुणनखंड निकाले, 2 × 13 निकला, 91 के निकाले 13 × 7 निकला, तो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 13, मतलब HCF क्या होगा, 13, यानी ये बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा। चलिए तो स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास, सही जोड़ी मिलाइए। चलिए अब हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। सही जोड़ी मिलाइए में लिखा है 306 और 657 का HCF होगा। अब स्टूडेंट 306 और 657 का HCF निकालें। चलिए तो हम इसको निकाल के बता देते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे सर आपने तो बताया नहीं रहे हैं आप इसको। तो 306 सबसे पहले आप इसका भाग देंगे, तो ये 2 से मतलब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से शुरुआत करते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, है ना, हो गया, और फिर ये हो जाएगा 2 3 6। अब हम यदि 153 की बात करें तो 153 काय से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 5 6 15, 3 1 कम 3, ठीक है। अब ये किससे चला जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 कम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 21 हो गया, और 17 तो अभाज्य संख्या है तो 17 1 कम 17, ठीक है। अब इसी तरीके से 657 का भी निकाल लेते हैं। तो 657 की शुरुआत अपन 3 से करते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 बचा 2, 3 नाम 27, फिर 3 से 3 7 21, 3 3 9, फिर अब 73 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, शायद तो नहीं आता है ना, तो 73 1 कम क्या हो जाएगा, 73, अगला 3 तो आ नहीं रहा, और 17 तो अभाज्य संख्या है ना, तो 17 के पहाड़े में भी नहीं आता। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि स्टूडेंट क्योंकि हमको HCF निकालना है तो कॉमन क्या मिला, 1 3, ये कॉमन वाला 1 मिल गया, तो 1 3 लिख लो, है ना, और एक और 3 ये भी यहाँ भी है, यहाँ भी, ये 3 का एक और जोड़ा मिल गया हमको, तो गुणित 3 लिख लो, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9। तो चलिए देखो 9 कहाँ लिखाइए, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरे नंबर पे 9। तो चाहिए जोड़ी अपन कहाँ मिला लेंगे, इसको 9 पे मिला लेंगे। करनी 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, तो ये हो गई अपरिमेय में पहुंच गए अपन 1 नंबर पे। और 9 और 27 का एलसीएम, अब तीसरा बचा है तो 27 ही आने वाला है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, आप निकालोगे भी तो 27 ही आएगा, तो ये तो दिख रहा है अपन को, है ना। सही जोड़ी में थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, जब हमको सही जोड़ी पर सारे आंसर मिल जाए और एक बचा है तो जो बचा है वो बचा वाले से उसको मिला दीजिए, सही जोड़ी कंप्लीट हो गई अपनी, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब यह है 94 और 404 का HCF। चलिए स्टूडेंट, तो 94 का गुणनखंड हमने यहाँ निकाला है, 94 का गुणनखंड निकाल लिए, और 404 के गुणनखंड निकाले। अब इन दोनों में से जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या दिखाई दे रहा है, 2,
है ना, इसलिए इसका HCF क्या आ जाएगा 2, है ना, ये लिखे हमने यहाँ पे, समझ में आ रहा है। चलिए संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो ये 156 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाले इस मेथड से और फिर लिख लिए अब 156 बराबर इनको गुणनखंड के रूप में यानी गुणे के रूप में लिख दीजिए। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, इनका जब गुणा करेंगे तो 156 ही आएगा। तो ये जो रूप हमने लिखे हैं ये कौन सा रूप कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। तो यानी ये अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया है। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके नीचे ये लिखेंगे तो आंसर हो गया। दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला जो हम बार बार फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का LCM गुणित HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये वाला फॉर्मूला आपको लिख लेना है ना। तीसरे नंबर का जो आंसर होगा वो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए 6, 12, 30 का LCM क्या होगा। तो 6, 12 और 30 का जब हम LCM निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 60 आएगा स्टूडेंट। तो कैसे 60 आएगा, तो 6 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 तिया 6, है ना। और 12 के आप जब गुणनखंड निकालेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। और 30 के जब आप गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये हो गया। अब इसको आप घात के रूप में लिख लीजिए। तो ये 2 की घात 1 हो गया, 3 की घात 1 हो गया। 2 2 बार आया है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 और गुणित 3 की घात 1, है ना। और यहाँ पर 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब जब हमको LCM निकालना है स्टूडेंट तो हमको किसी भी संख्या की अधिकतम घात लेना। यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो हम कौन सी घात का चयन करेंगे, अधिकतम वाली। तो 2 की घात 2 हो गया, मतलब 2 का काम हो गया, है ना। अब 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, तो भाई सब जगह सेम है तो 1 ले ली उठा के, 3 का भी काम खत्म, है ना। अब यहाँ क्या बचा 5 की घात 1, तो ये 5 की घात 1। अब इसका 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 3 गुणित 5, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, 60 आएगा। ठीक है, सही आंसर। क्या कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने बताया था कि कर्णी वाली संख्या कैसी होती है, अपरिमेय। तो बिल्कुल ये हाँ ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए संख्या 8, 9 और 25 का HCF कितना होगा। चलिए इसको भी निकाल ही लेते हैं अपन, है ना। 8 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। 9 के निकालेंगे तो हम 3 गुणित 3 हो जाएगा। और 25 का यदि हम निकालेंगे तो 5 गुणित 5 हो जाएगा। ठीक है, अब HCF निकालना है तो गुणित 1 सबके साथ होता है ना। क्योंकि यहाँ पर हमको 2 गुणित 2 गुणित 2 है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन संख्या नहीं मिल रही। तो सब में कॉमन संख्या कितनी मिलेगी हमको, 1। इसीलिए इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अब आता है हमारे पास संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट 5005 के भी अभाज्य गुणनखंड भी लिख लेते हैं अपन। ये हो गया हमारे पास 5005। ठीक है, चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना है अपन को। तो 5 से ही दे देते हैं इसको सबसे पहले, है ना। 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5। अब काय से दे देते हैं इसको अपन, इसको दे सकते हैं अपन 11 से। तो 11 9 के 99 हो जाएगा, 1 बचा, 11 एक कम 11। फिर 7 से दे सकते हैं, है ना। तो 7 एक कम 7 और 7 एक कम 2 बचा, 21 हो गया। तो 7 तिया 21। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 13 एक कम 13। ठीक है, यानी 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे अपन बढ़ती हुई छोटी संख्या से लिखते हैं ना। 5 लिख लेते हैं, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे ये एक अंक मतलब जो एक अंक वाले वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं जिसमें सही विकल्प है, सही जोड़ी है, एक शब्द में उत्तर है, खाली स्थान है, सत असत्य है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो हमने अभ्यास प्रश्नावली के जो एक अंक वाले प्रश्न आते हैं ये हमने जो सॉल्व कराया है वो आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अब इन क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट अब इसके प्रश्न क्रमांक 6 के साथ अब अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न क्रमांक 6 से हम सॉल्व आगे के आपको क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।